नमस्कार दोस्तों, अर्यमा हिंदी ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम आधुनिक काल की हिंदी कविता पर चर्चा करेंगे। तो आधुनिक काल की हिंदी कविता आपको पता है भारतेंदु से शुरू होती है। तो भारतेंदु, द्विवेदी, प्रसार, भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, इस तरह से हम आधुनिक काल का विभाजन करते हैं। तो भारतेंदु युग शुरू करने से पहले आपको आधुनिक हिंदी कविता की पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त बताना बहुत आवश्यक है, ताकि आपको पता चल सके कि आधुनिक हिंदी कविताएं किस पृष्ठभूमि में रची गई थी, क्या कारण रहे थे कि आधुनिक हिंदी कविता हमें इसे नाम देना पड़ा। जैसा कि आपको मालूम है कि हर कविता अपनी युग की परिस्थितियों से प्रभावित होती है और हर युग की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, और ये परिस्थितियाँ जो है कवि को भी प्रभावित करती हैं, लेखक को भी प्रभावित करती हैं, और उस समय के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार की परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता पर चर्चा करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत आवश्यक है। मैंने कुछ कंटेंट्स आपके लिए तैयार किए हैं। इन कंटेंट्स पे ही हम आज की चर्चा करेंगे, जिसका विषय है आधुनिक हिंदी कविता की पृष्ठभूमि, कि किस पृष्ठभूमि में ये काव्य रचा गया था। यदि मैं बात करूं तो आपको पता है कि आधुनिक हिंदी कविता शुरू होने से पहले भारत में रीतिकाल चल रहा था। हिंदी के अंदर जो है रीतिकाल की धारा चल रही थी, और रीतिकाल का जो साहित्य था, उस समय का जो काव्य था, वो आपको पता है सामंती वातावरण में रचा जाता था, मुगल दरबारों में रचा जाता था। उस पर कहीं ना कहीं सामंती प्रभाव था, उस पर कहीं ना कहीं फारसी का प्रभाव था, उस पर युगीन परिस्थितियाँ हावी थी। कवि जो है अपने आश्रयदाताओं को रिझाने के लिए उनके मनमाफिक कविताओं की रचना करता था। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति हुई और मुगल वंश का पतन हुआ, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट था, उसको अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया और उसको रंगून में भेज दिया गया। उसने अपना अंतिम समय वहीं बिताया, और मुगल शासन का अंत होने से जो है भारत में एक नई काव्य धारा का जन्म हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ आ गए थे, वो पुरानी सामंती व्यवस्था नष्ट हो गई थी। तो एक नई परिस्थितियाँ पैदा हुई थी, और उन नई परिस्थितियों ने जो है आधुनिक हिंदी कविता को जन्म दिया, आधुनिक हिंदी कविता की पृष्ठभूमि तैयार की। तो चलिए आइए हम इन पॉइंट्स पे जो मैंने बिंदु बनाए हैं आज के इस लेक्चर के लिए, उन पे चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। इससे पूर्व हिंदी में रीतिकालीन काव्य प्रचलित था। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि भारतेंदु से पहले हिंदी में रीतिकालीन काव्य प्रचलित था। रीतिकालीन काव्य की अपनी प्रवृत्तियाँ थी, उसको रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध काव्य धारा में बांटा गया था। उनके अलग अलग कवि थे, और वो राजाओं के दरबारों में रहते थे। तो राजाश्रय की कविता लिखी जाती थी, आश्रयदाताओं को रिझाने वाली कविता लिखी जाती थी। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आया तो हमारे समाज में, हमारे काव्य में, हमारे साहित्य में नव चेतना देखने को मिली। यदि मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ तो रीतिकालीन कविता श्रृंगार प्रधान थी, बल्कि इस काल में लक्षण ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे। सामंती और भोग प्रधान परिस्थितियाँ थी। जो आधुनिक कविता शुरू होने से पहले का समय था, वो जो है श्रृंगारिक काव्य का समय था। उस समय रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे। लक्षण ग्रंथ क्या होता था? जो संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर जो नियम और पद्धतियाँ होती हैं, उनके आधार पर हिंदी में रीति ग्रंथों की रचना की गई थी। इसलिए रीतिकाल के कुछ कवियों को आचार्य के नाम से भी जाना जाता है, जैसे केशव दास थे। वो कवि कर्म और आचार्य कर्म साथ साथ करते थे। तो ये आधुनिक हिंदी कविता शुरू होने से पहले की साहित्यिक और युगीन परिस्थितियाँ थी। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल शासकों का अंत हो गया, वैभव समाप्त हो गया। इस विलास के अंत के साथ साथ रीतिकालीन विलास प्रधान कविता भी समाप्त हुई। जैसा कि आपको मालूम है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो धीरे धीरे भारत का उसने प्रशासन संभाल लिया था। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा 1757 की जो पलासी की लड़ाई हुई थी, उससे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उससे अंग्रेज भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गए थे। तो सर्वोच्च शक्ति बनने के बाद से जो है मुगल सम्राट, क्योंकि दिल्ली की में जो केंद्रीय सत्ता होती थी, दिल्ली आगरे में, उन पे मुगलों का कब्जा था। तो मुगल सत्ता धीरे धीरे क्षीण होने लगी, पतन की ओर अग्रसर होने लगी, और 1857 तक आते आते जो है उसका पूरी तरह से पतन हो गया, पूरी तरह से वो नष्ट हो गई, और वो सामंती वातावरण समाप्त हो गया। यदि मैं अगली प्रवृत्ति की बात करता हूँ तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद हमारे समाज में क्या हुआ? एक नवीन चेतना का उदय हुआ, और भारतीय जनता स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मचल उठी। इससे पहले क्या था कि हमारे देश में आपने देखा बहुत समय तक इन्वेडर्स आते रहे, बहुत समय तक जो है हमारे देश में जो है राजाओं का सामंती वातावरण चलता रहा, और मुगल काल
बहुत समय तक चलता रहा। तो वो धीरे धीरे जो है, जब वो सारा सब कुछ उनका पतन हो गया और नई युगीन परिस्थितियों ने पैदा हुई, तो नव चेतना का समाज के अंदर प्रचार हुआ, नव चेतना विकसित हुई और इस नव चेतना ने जो है भारतीय जनमानस को जो है स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर किया। भारतीयों को लगा कि हम अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे और हम अब जो है किसी के अधीन नहीं रहेंगे। तो 1857 की क्रांति का बिगुल इसी उसमें बजाया गया था, इसी पृष्ठभूमि में बजाया गया था, ताकि भारतीयों के पास उनकी सत्ता आ जाए, क्योंकि वो पहले मुगलों के अधीन रहे थे और अब जो है अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। तो उनको ये अधीनता वाला चक्कर समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए समाज में एक नई चेतना का जन्म हुआ जिसने लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो पुरानी काव्य रूढ़ियाँ भंग होने लगी और राष्ट्रीय चेतना पर काव्य की रचना होने लगी। यहीं से आधुनिक काल की कविता का श्री गणेश हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रीतिकालीन जो प्रवृत्तियाँ थी वो भोग प्रधान प्रवृत्तियों में काव्य लिखा जाता था, वो जो है सामंतीय वातावरण में काव्य लिखा जाता था, वो दरबारी वातावरण के अंदर काव्य लिखा जाता था। तो जैसे ही उस दरबारी वातावरण और सामंती वातावरण का अंत हुआ तो हमारे काव्य में एक नव चेतना का जन्म हुआ और इस नव चेतना ने जो है एक तरह से उस जो हमारी पुरातन पंथी विचारधारा चल रही थी, हमारी जो प्राचीन रूढ़ियाँ चल रही थी, काव्य के अंदर जो रूढ़ियाँ चली जा रही थी, उनका एक तरह से पतन होगा और समाज के अंदर जो है नव चेतना का प्रचार हुआ। नए सोच के साथ जो है नई कविताएं लिखी जाने लगी और यहीं से वास्तव में आधुनिक कविता का श्री गणेश माना जाता है। यदि मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ तो भारतेंदु आधुनिक काल के पहले कवि के रूप में प्रकट हुए और कविताओं में पहली बार आधुनिकता के दर्शन दिए। यदि आपको, जैसा आपने पता भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि आधुनिक काल का प्रारंभ जो है हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से ही मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु के जन्म 1850 से ही आधुनिक हिंदी काव्य का जन्म माना है, आधुनिक काल का जन्म माना है। तो आप भारतेंदु जो है एक नव चेतना को लेकर के आए। वो बहुत अच्छे पत्रकार भी थे, बहुत अच्छे जो है वो नाटककार भी थे। तो उन्होंने एक नवीन चेतना को काव्य के अंदर जन्म दिया। नव जागरण का उनको अग्रदूत कहा गया। वो जो एक नई प्रकार की प्रवृत्ति लेकर के आए काव्य में, जो इससे पहले देखने को नहीं मिलती थी। ना वो प्रवृत्ति रीति काल में देखने को मिली, ना भक्ति काल में देखने को मिली और ना ही आदि काल में देखने को मिली, क्योंकि भक्ति काल को छोड़ करके आदि काल और रीति काल दोनों ही अराजकता भरे माहौल के अंदर, अराजकता भरा माहौल था और कविताओं के लिए जो है उचित समय वो नहीं था। उचित जो है प्रासंगिक जो उस समय की पृष्ठभूमि होती है, जो माहौल होता है, वो नहीं हो पाया था। इसलिए आधुनिक काल में जो है एक प्रकार से नवीन चेतना का जन्म हुआ। यदि मैं अगली प्रवृत्ति की बात करता हूँ तो इस काल का भारतीय समाज नए दौर से गुजर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन संभालने लगी थी और 1757 और 1764 के जो बक्सर के युद्ध हुए थे, उनसे अंग्रेज जो है भारत में सर्वोच्च शक्ति बन गए थे और लोगों के अंदर भी जो है इस बात को लेकर के एक तरह का आक्रोश था कि हम इतने सालों से गुलाम रहे हैं, अब हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जो है समाज में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जागरूक प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज को जागरूक करना चाहते थे। उनमें कवि भी थे, उनमें लेखक भी थे, उनमें समाज सुधारक भी थे, उनमें स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो उन सब ने मिलकर के प्रयास किया और काव्य के क्षेत्र में हम इसको जो है भारतेंदु के नाम से जानते हैं और इसको जो है राजनीति के क्षेत्र में हम इसको राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में जानते हैं और धर्म सुधार आंदोलनों के रूप में हम इसे ब्रह्म समाज के रूप में देखते हैं, आर्य समाज के रूप में देखते हैं। इस तरह से जो है ये नव चेतना जगी थी समाज के अंदर, जिसमें कवियों के साथ साथ लेखकों और हमारे समाज सुधारकों का भी बराबर का योगदान था। यदि मैं अगली प्रवृत्ति की बात करता हूँ तो अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति, ईसाई मिशनरियों का कुप्रचार, भारतीय संस्कृति की निंदा, यूरोप की औद्योगिक क्रांति और यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म और संस्कृति पर कुठाराघात किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेज भारत के अंदर प्रशासन संभालने लगे, रीतिकालीन सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई, तो उन्होंने भेदपूर्ण नीति अपनानी शुरू कर दी। वो क्या करते थे, भारतीयों से भेदभाव करते थे और अंग्रेजों से जो है उनको आगे करते थे। यदि कोई एक व्यक्ति अगर सेना में भर्ती होता था, अगर वो अंग्रेज होता था, वो जल्दी पदोन्नति करके ऊपर तक पहुंच जाता था, और वही अगर भारतीय सिपाही होता था तो वो जो है पदोन्नति नहीं करता था, वो वहीं रह जाता था। यही कुछ कारण थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। और दूसरा जो है अंग्रेज अपनी संस्कृति को और अपने आप को जो है
पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानते थे, वो भारतीय संस्कृति और भारतीय मान्यताओं का आदर नहीं करते थे। तो इस भेदभावपूर्ण नीति से और भेदभाव की जो अलग अलग प्रवृत्तियां थी, उनसे जो है भारतीय जनमानस में आक्रोश पैदा हो गया था और वो कुछ नया ढूंढ रहे थे। दूसरा जो है 1857 की क्रांति ने भी जो है भारतीयों को कहीं ना कहीं जो प्रेरित किया था आज़ादी के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से जो है लोगों का जो है धर्म की ओर, संस्कृति की ओर, काव्य की ओर एक अलग सा रुझान पैदा हुआ और इस रुझान ने ही जो है नव चेतना को जन्म दिया और आधुनिक काल की पृष्ठभूमि तैयार की। आधुनिक काल को आपको पता है गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल में पद्य और गद्य दोनों का समान रूप से विकास हुआ था, क्योंकि हमारा विषय जो है आधुनिक हिंदी कविता को लेकर के है, तो हम पद्य पर ही केंद्रित रहेंगे। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो संस्कृति पर कुठाराघात के परिणाम स्वरूप जागरूक संस्कृति प्रचारकों ने मोर्चा संभाला, जिनमें भारतेंदु, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और अन्य जो है समाज सुधारकों ने नव चेतना के समाज में बीज बोए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब संस्कृति पर कुठाराघात होता है तो लोग हिल जाते हैं अंदर तक, क्योंकि संस्कृति तो हमारी पहचान होती है। तो अंग्रेजों ने आकर के क्या किया, जो इनके ईसाई मिशनरीज होते थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और वो अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताते थे। वो भारतीय संस्कृति को और भारतीय धर्म को और भारतीय शास्त्रों को, वेदों को जो है झूठा बताते थे। उनमें विश्वास, उनको ऐसा गपोड़ों का विश्वास कहते थे, गपोड़ों का जो है उनको शास्त्र कहा जाता था। तो ये सारी संस्कृति पर कुठाराघात थे, जिससे भारतीय जनमानस कहीं ना कहीं आक्रोशित था। उनको लगता था कि हमें अपनी संस्कृति का प्रचार करना चाहिए। तो भारतेंदु युग के कवियों ने पहली बार नव चेतना जगा करके जो है देश की संस्कृति का गुणगान किया। उन्होंने देश के अतीत का गौरव गुणगान किया, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि हमारी संस्कृति किसी भी संस्कृति से कम नहीं है। हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हमने ही सारी संस्कृति को जो है विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया है। तो इस तरह के विचार जो है समाज के अंदर पैदा हुए। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ, प्रवृत्ति की बात करता हूँ पृष्ठभूमि के अंतर्गत, तो 1850 से लेकर के 1918 ईस्वी तक रची गई कुछ कविताओं में रीतिकालीन प्रवृत्तियां भी चलती रही, परंतु उनका प्रभाव व असर कम हो गया था। जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी विचारधारा एकदम समाप्त नहीं होती है, उसको समाप्त होते होते समय लगता है। आधुनिक काल का शुभारंभ तो हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अभी भी सामंती प्रवृत्तियां चल रही थी, रीतिकालीन प्रवृत्तियां चल रही थी। और 1850 से लेकर के 1918 के बीच में कुछ छुटपुट रीतिकालीन प्रवृत्तियां चलती रही थी। उस दौरान भी जो है रीतिकालीन काव्य देखने को मिलता था। उस समय भी कुछ आश्रयदाता बचे हुए थे, जिनके दरबारों के अंदर कवि थे जो उनका गुणगान करते थे। लेकिन अब उस रीतिकालीन प्रवृत्ति का, उस सामंती प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं प्रभाव पूरी तरह से कम हो गया था। अब वो बेअसर हो गई थी, अब लोग उससे प्रभावित नहीं होते थे। अब नव चेतना का, पुनर्जागरण का जन्म हो गया था और जो है समाज एक नई चेतना को लेकर के आगे बढ़ रहा था। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो यह पूर्व और पश्चिम की दो विचारधाराओं और संस्कृतियों के टकराव का समय था, इसलिए इसे संधि युग अथवा आधुनिक काल का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। देखिए, दो संस्कृतियां कौन सी थी? पूर्व, भारत तो है पूर्व में, और अंग्रेज जो थे वो पश्चिम के थे, वेस्टर्न कल्चर लेकर के अपने साथ आए थे। तो दो संस्कृतियों का टकराव हो रहा था। हमारी संस्कृति में जिस चीज़ को मर्यादा कहा जाता था, उनकी संस्कृति में उस चीज़ का कोई महत्व नहीं था। हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने मूल्यों को महत्व देते थे। अंग्रेज इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। उनका जो है पुराणों में विश्वास नहीं था, उनका जो है पौराणिक मान्यताओं में विश्वास नहीं था। वो जो है अंधविश्वास और रूढ़ियों के जो है सख्त खिलाफ थे। हमारा समाज थोड़ा सा रूढ़ी प्रधान था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस कारण से इतिहासकारों ने इसे संधि युग कहा, क्योंकि दो संस्कृतियाँ, दो विभिन्न संस्कृतियाँ, एक संस्कृति अपना प्रचार कर रही है, दूसरी संस्कृति अपनी संस्कृति को बचाना चाहती है। तो इस प्रकार से जो उनमें कहीं ना कहीं एक जो है एक अलग सी विचारधारा पनप रही थी। कुछ अंग्रेजों की बातों को हमने, पश्चिम की बातों को अपने साहित्य में अपनाया। उनकी बातों को अपना करके राजा राम मोहन राय ने जो है स्त्री शिक्षा की बात की, अंग्रेजी शिक्षा की बात की। आर्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का प्रचार किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति का उत्थान करने के लिए जो है नए सिद्धांत लेकर के आए। उधर भारतेंदु जो है अपने काव्य के माध्यम से लोगों में नव चेतना पैदा करने लगे, अतीत का गौरव गुणगान करने लगे, भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करने लगे। तो इस प्रकार से जो है ये दो संस्कृतियों का, दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों का, पूर्व का और पश्चिम का मेल था। इसलिए कहीं ना कहीं मेल भी था और कहीं ना कहीं अलगाव भी था, कहीं ना कहीं भिन्नता भी थी। इसलिए इसे कुछ इतिहासकार जो है संधि काल भी कहते हैं। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधुनिक हिंदी काव्य धारा को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में हम आधुनिक काल की कविता को बांटते हैं। इसमें सबसे पहला है भारतेंदु काव्य धारा,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भारतेंदु के जन्म से ही आधुनिक काल का प्रारंभ हो गया था। तो इसलिए 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु काव्य धारा का समय माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे जो है 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय भी मानते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ही समाज में नव चेतना आई थी और जो है नव विचारों का, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विचारों का उदय हुआ था। इसलिए कुछ इतिहासकार 1850 के स्थान पर 1857 से 1900 ईस्वी तक का समय आधुनिक काल मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्योंकि भारतेंदु के जन्म से ही 1850 मानते हैं, 1850 उनके जन्म से ही आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं, इसलिए मैंने भी 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय आधुनिक भारतेंदु काव्य धारा का समय बताया। यदि मैं द्विवेदी काल की बात करता हूँ तो द्विवेदी काव्य धारा 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक चली थी। इस काव्य धारा के अंदर भी जो है हिंदी का जो है श्रेष्ठ काव्य लिखा गया और जो है सरस्वती पत्रिका जो साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए वरदान साबित हुई थी, उसका प्रणयन भी, उसकी शुरुआत भी एक तरह से इसी समय हुई थी। और जो है द्विवेदी जी इसके बहुत साल तक जो है संपादक रहे थे। 1930 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला था और अनवरत जो है धारा चलती रही। उसके बाद छायावादी काव्य धारा आया, जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया गया था, जिसके 4 स्तंभ थे, प्रसाद, पंथ, निराला, महादेवी। उन्होंने छायावादी, जो छायावाद के काव्य के आगे मैं आपको बताऊंगा, छायावादी काव्य के माध्यम से जो है आधुनिक हिंदी कविता को आगे बढ़ाया। उसके बाद प्रगतिवादी काव्य धारा आई, जिसे हम उत्तर छायावादी युग भी कहते हैं। ये 1936 से लेकर के 1943 तक ये काव्य धारा चली। इस काव्य धारा में जो है मजदूर वर्ग और शोषित और शोषक वर्ग पे जो है कविताएं रची गई और जो है रूस की मार्क्सवादी सरकार का जो है गुणगान किया गया, मार्क्सवादी चिंतन किया गया। मार्क्सवादी चिंतन धारा भी जो है हमारे काव्य के अंदर देखने को मिली। और उसके बाद फिर प्रयोगवादी काव्य धारा आई, जिसे हम नव काव्य धारा भी कहते हैं। यह 1943 में अज्ञे के तार सप्तक से शुरू हुई और 1960 ईस्वी तक चलती रही। इसी 1943 से 1960 के बीच में ही प्रयोगवादी काव्य धारा के अंदर ही जो है मैंने लिखा भी है 1954 में नई कविता भी प्रयोगवादी कविता का ही एक प्रयोग था, जिसको कुछ बदले हुए रूप में प्रचलित किया गया था। इसलिए प्रयोगवाद का एक नाम नव काव्य भी है। कुछ लोग जो है नई कविता को अलग से कह देते हैं। नई कविता भी जो है प्रयोगवाद के अंतर्गत ही है, क्योंकि जो घोर प्रयोगवाद था, अज्ञे ने जिस तरह की रचनाएं की थी, उनके प्रति बीच में जो है 50 के दशक के बाद जो है उनके प्रति कुछ आक्रोश पैदा होना शुरू हो गया था। लोग जो है उस कविता से ऊब गए थे। तो इसलिए कविता के अंदर जो है नव एक काव्य प्रचार शुरू हुआ, जिसे हम नई कविता के नाम से जानते हैं। तो उस नई कविता को कुछ लोग जो है 1954 से 1954 से नई कविता का प्रणयन कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रयोगवादी काव्य के अंतर्गत ही था। और उसके बाद साठोत्तरी कविता आई, जिसको हम समकालीन कविता भी कहते हैं। इसका समय था 1960 से लेकर के आज तक, क्योंकि समकालीन का मतलब होता है आज भी समकालीन ही चल रहा है। तो 1960 से लेकर के आज तक का जो समय है वो साठोत्तरी या समकालीन कविता का समय है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने अपने पूरे प्रयास से इसको पूरा अध्ययन करके ये आधुनिक हिंदी काव्य धारा का एक छोटा सा चार्ट बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है और अपनी तरफ से प्रयास किया है कि इसको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो मैं समझता हूं आज का ये मेरा लेक्चर आधुनिक हिंदी कविता की पृष्ठभूमि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कि मेरे तथ्यों में कुछ सच्चाई थी और मैंने तथ्य अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने रखे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलता हूँ आधुनिक काल की कविता के किसी अन्य विषय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।